अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, गाज़ा पर इजरायली जुल्म बर्बरियत का ये 16वां महीना है। तब से गाज़ा को तबाह बर्बाद करने के लिए इजराइल ने हज़ारों बम बरसाए हैं। तब से गाजा की 100% पॉपुलेशन डिस्प्लेस है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। कई बार सीज फायर की कोशिश हुई, शर्तें पूरी न होने पर हमास ने फाइटिंग कंटिन्यू रखा। इस दौरान हिजबुल्लाह इजराइल जंग में सीज फायर हुआ, बशार अल असद का तख्ता पलट हुआ, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर युवान ग्लांत को अपना पद छोड़ना पड़ा, अमेरिका में बाइडन हार गया, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया, हमास के लीडर इस्माइल हनिया को ईरान में असैसिनेट कर दिया गया, हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को लेबनान में असैसिनेट किया गया, खुद हमास के लीडर यहया सिनवार को फ्रंट लाइन पर शहीद कर दिया गया। इतने सारे बड़े इवेंट्स हुए, मगर हमास अभी तक जंग लड़ रहा है। यहां तक कि उनके फाइटर्स के नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं आई है। सवाल यह है कि यह सब कैसे हो रहा है? हमास इस जंग में अब तक कैसे सरवाइव कर रहा है? इस जंग में कौन हारा है, कौन जीता है? इजराइल को इस जंग से कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ है? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 7 अटैक पर इजराइल का रिएक्शन याद कीजिए, जहां नेतन्याहू ने गुरूर के साथ यह दावा किया था कि वी विल कंप्लीटली इरेडिकेट हमास, हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हमास दाइश आजा निमखे אותו מעל האדמה. Surgically degrade and eradicate Hamas and their infrastructure in the Gaza Strip. We will eradicate Hamas. एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि गाजा इन्वेजन इजराइल की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप नहीं होती। ये एक नजरिया, एक आइडिया है, और एकेडमिक वर्ल्ड में यह कहा जाता है कि आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। आप किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट के आइडिया को मार नहीं सकते हैं, और इस मामले में हमास तो बहुत यूनिक और लकी है, जिसमें लीडरशिप डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी एक लीडर को खत्म करने से दूसरा लीडर आसानी से उभर आता है और पहले वाले लीडर को रिप्लेस कर देता है। रेजिस्टेंस मूवमेंट को एक कन्वेंशनल आर्मी, यानी जो रिवायती फौज होती है, वो हरा नहीं पाती है। अमेरिकन वॉर स्ट्रेटेजिस्ट और वॉर क्रिमिनल हेनरी किसिंजर कहता है कि एक कन्वेंशनल आर्मी अगर टोटल विन नहीं कर पाती है तो वो हार जाती है, मगर एक गोरिल्ला आर्मी सिर्फ सरवाइव कर जाए तो वो जीत जाती है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट का मेन मोटिव डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि सर्वाइवल होता है। इजराइल की ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने गाजा पर ग्राउंड इन्वेजन किया और कहा कि वो हमास को खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे उन्होंने हमास को एक नया हदफ, ऑब्जेक्टिव दे दिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। तभी इजराइल इतनी इंटेंस बॉम्बिंग के बाद भी हमास को खत्म नहीं कर पाया है। अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने गाजा पर 1 लाख टन एक्सप्लोजिव बारूद बरसाए हैं, मगर फिर भी हमास झुका नहीं। इजराइल को लगा कि सबको बर्बाद करके, फूड शॉर्टेज करके हमास को झुका देंगे और हर डील एक्सेप्ट करने के लिए हमास को मजबूर कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमास के पावर की 2 खुसूसियत है, 2 स्ट्रेंथ है, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा अंडरग्राउंड टनल सिस्टम। हमास के टनल सिस्टम को इजरायली प्रोपेगेंडा में काफी जगह मिली है। द हक मीडिया ने भी वियतनाम से कंपैरिजन करके हमास के टनल सिस्टम के ऊपर एक डेडिकेटेड स्टोरी की है। टनल सिस्टम कोई मॉडर्न वॉरफेयर में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसकी तारीख 3000 साल पुरानी है। डॉक्टर ओसामा एक इजिप्शियन इंजीनियर हैं। वो अपने 40 साल की स्टडी के बाद ये कहते हैं कि हमास ने टनल वॉरफेयर की हिस्ट्री को बहुत डीपली स्टडी किया है और उनके टनल सिस्टम मॉडर्न डे टर्की के कैपाडोशिया से रिलेट करता है। ये रीजन ट्रेड की वजह से काफी बिजी था। इसी वजह से यह रीजन रेडर्स, इन्वेडर्स, डाकू और लुटेरों का मेन टारगेट था। वहां के रिच और एलीट लोगों ने वहां एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बनवाया, जिसको फूड स्टोरेज और वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता था। वो टनल्स एंशिएंट टाइम में बहुत ही लिमिटेड टूल्स और टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, मगर जब यूएसए ने वियतनाम पर हमला किया तो वहां के गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन वियत कॉन्ग ने मॉडर्न डे एडवांस टेक्नोलॉजीज के जरिए
एक टनल सिस्टम बनाया और सुपर पावर अमेरिका को उसी टनल सिस्टम की मदद से इस सदी की पहली बड़ी शिकस्त दी। हमास ने भी टनल सिस्टम का पूरा गाजा में जाल बिछा दिया। इजराइल ये क्लेम करता है कि उन्होंने 20% टनल्स को बर्बाद कर दिया है, मगर ये झूठ और जोक है, क्योंकि हमास ने कभी भी पब्लिकली इन टनल्स के नंबर को डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर आप लोगों को याद हो, दिसंबर 2023 में इजराइल ने एक क्लेम किया था कि उन्होंने हमास के एक टनल को सीज करके तबाह किया है, जहां से हमास पूरे गाजा में ऑपरेट करता था। The tunnel entrance was bigger than any entrance I've seen before. 2 months into the war, we revealed that tunnel. Although it has standard Hamas architecture, cement walls and arches on the ceiling, wiring on the side and tubes for air conditioning, it is bigger than anything we've seen. Well, in a major breakthrough, the IDF has taken control of the Philadelphia corridor. They discovered an 8-mile network of tunnels housing rockets and other weapons. लेकिन बाद में यह क्लियर हुआ कि उस टनल को हमास कोई खास पर्पस के लिए यूज नहीं करता था, सिर्फ एक स्टोरेज साइट थी। आईडीएफ उसे सिर्फ इसीलिए ढूंढ पाई कि उसका एंट्रेंस बहुत ज्यादा हिडन नहीं था, बहुत ज्यादा छुपा हुआ नहीं था। इस टनल का एंट्रेंस इतना बड़ा था कि एक ट्रक आसानी से उसके अंदर इंटर कर सकती थी। हमास फाइटर जो टनल यूज करते हैं वो डिफरेंट साइज एंड शेप में बनी होती है। कुछ टनल्स शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है, कुछ टनल्स इतनी बड़ी होती है कि उसके भी ब्रांचेस होते हैं और कई दूसरे टनल्स को कनेक्ट करती है। इंटरेस्टिंगली हमास इस नेटवर्क को इंटेंशनली खत्म करता है जिससे किसी भी तरह के इजरायली इन्वेजन को डिफेंड किया जा सके। टनल्स कितनी है इसका कोई सही अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये टनल्स हर जगह है। अक्सर इन टनल्स को पहचानना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आप ये देखते होंगे कि इजरायली आर्मी टैंक या पूरी इजरायली आर्मी बटालियन बिना ये जाने समझे ठीक किसी टनल के ऊपर रुकी होती है और नीचे से कोई हमास का फाइटर जमीन फाड़ करके निकलता है और एक रॉकेट से उनके परखच्चे उड़ा करके फिर कहीं उन्हीं टनल्स में चला जाता है जो दूर कहीं 100 मीटर पर निकल रहा होता है, जिसके बारे में सिर्फ वो फाइटर्स ही जानते हैं। या ये कहिए कि उन्हें भी अपने अहदाफ से ज्यादा का इल्म नहीं होता है, जिससे अगर वो पकड़े भी जाएं और टॉर्चर भी किया जाए तो वो ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक या प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं दे जिससे इजरायली आर्मी पूरे ग्रुप को लोकेट करके डिस्ट्रॉय कर सके। और यहीं से इनके रेजिस्टेंस का एक और बड़ा एडवांटेज नजर आता है, और वो ये है कि ये लोग डिसेंट्रलाइज सेल की शक्ल में इंडिपेंडेंट स्क्वाड में काम करते हैं। अक्सर ये लोग बिल्कुल अकेले या किसी इमेजिनल कमांड में ऑपरेट करते हैं। इनके अलग अलग सिचुएशन सिनेरियो के ऑर्डर्स होते हैं, वो खुद में इन एंड आउट जानते हैं। उनके अपने सीनियर स्क्वाड से भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें ट्रेस करना या पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इजराइल के एक एक्स मेजर जनरल गादी शामनी न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ये क्लेम करते हैं कि आईडीएफ सोल्जर्स गाजा के शहरों से 15 मिनट हटते हैं, हमास दोबारा से वहां आकर के उन जगहों को रिकैप्चर कर लेता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इजराइल ये जंग हार रहा है। एक और इजरायली कमांडर मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि हमास को खत्म करने में 2 और साल लग सकते हैं। वो स्लीपर सेल के फॉर्म में एक डिसेंट्रलाइज्ड नोड में ऑपरेट करते हैं। I believed during that fighting and with our sacrifice and all the destruction that we brought in Gaza that we had dealt them a decisive blow. But that was just not true. इजराइल ने उनके पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर मार दिया, ग्राउंड पर यह्या सिनवार को शहीद कर दिया, टेंस ऑफ थाउजेंड हमास फाइटर्स को अरेस्ट करके टॉर्चर किया गया। फिर भी हमास ऐसे ऑपरेट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेजिस्टेंस फाइटर टनल्स में रहते हैं, तबाहशुदा इमारतों में कॉफी और कुछ खजूर के साथ छुपे होते हैं और एक आरपीजी के साथ हमला करने के लिए किसी इजरायली टैंक के पास आने का इंतजार करते हैं, घात लगाए बैठे होते हैं। कहते हैं कि इजराइल ने गाजा में हर मूव करती हुई जानदार को निशाना बनाया, तबाह किया। फिर भी उनके समझ से ये बाहर है कि कैसे जरा से फोकस हट जाने से कोई रेजिस्टेंस फाइटर एकदम से कहीं से निकल के आता है और उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ा करके फिर से उन्हीं टनल्स में गायब हो जाता है। इसीलिए इजराइल गाजा में बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। यहां तक कि इजराइल वापस आने
वाले 30,000 सोल्जर्स जहनी बीमार हो चुके हैं और पीटीएसडी के लिए साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कर रहे हैं। मुल्क छोड़ने वालों की, खुदकुशी करने वालों के नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हर तरह के डिस्ट्रक्टिव फोर्स, हर तरह का जुल्म बर्बरियत और कत्लेआम करके भी वो पावरलेस हैं, बिल्कुल मजबूर महसूस कर रहे हैं। But this report issued today says that suicides among Israeli soldiers are at a high of 13 years. There hasn't been this amount of suicides seen since 2011, and most of the Israeli soldiers who killed themselves were reservists. The same military report admitted that thousands, without saying how many, but thousands of combat soldiers have quit those combat positions because of mental stress. सच यही है कि रेजिस्टेंस असल में एक ऐसे वॉर के लिए डिजाइन था जिसके लिए इजराइल कभी भी तैयार नहीं था। And it's stalking the young. Lavi Lifshitz was 20 years old, killed fighting in Gaza. את האישה הזאת כמעט הרגתי כמה פעמים בידיים שלי מתוך שינה. אני משתין בלילה, אני מפחד, אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק ערק ביום, אני לא עולה לישון. इसी नाकामी की वजह से इजराइल ने गाजा पर कलेक्टिव पनिशमेंट देना शुरू किया। इजराइल डिस्परेटली चाहता था कि हमास किसी भी तरह से सरेंडर करे। उनके ऐसा ना करने पर फिर वो सिविलियंस को बदतरीन टॉर्चर करते, मगर किसी भी तरह का जुल्म बर्बरियत हमास को कमजोर नहीं कर पाई। इजराइल के तमाम कोशिशों के बाद भी हमास परमानेंट सीज फायर से कम कुछ भी वेस्ट पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजराइल के इस जेनोसाइडल कैंपेन को रोकने में वेस्ट कितना पावरलेस था। बल्कि वेस्ट इजराइल को न सिर्फ वेपन सप्लाई कर रहा था, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, हर तरह की सपोर्ट दे रहा था। यूके के फाइटर प्लेन्स इजराइल के लिए गाजा का सर्विलेंस कर रहा था। The British government would prefer if you didn't see this plane. It's just taken off from a Royal Air Force base on Cyprus and is flying towards Palestine. On board, the crew are about to spy on Gaza and share intelligence with the armed forces of Israel. फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के सोल्जर्स आईडीएफ के थ्रू गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे थे। The extent of military support the United Kingdom and United States have given Israel in the past year. The scale of American and British involvement in Israel's war on Gaza and now Lebanon. The data shows more than 6,000 military flights in a year, including hundreds of transport missions ferrying arms to Israel. For certain UK arms exports to Israel, there does exist a clear risk that they might be used to commit a serious violation. यहां तक कि अमेरिका के डिफरेंट फाइटिंग मिशनरीज, कॉन्टैक्ट किलर्स गाजा में लड़ने आए थे। पूरी दुनिया ने इजराइल को पॉलिटिकली, मिलिटरली, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। खुद इजराइल की आर्मी, इजराइल डिफेंस फोर्स, आईडीएफ की 6.5 लाख की स्ट्रेंथ है। पूरी दुनिया का हर तरह का सपोर्ट हासिल था, मगर फिर भी सिर्फ 40,000 हमास फाइटर्स को नहीं हरा पाए। और सीज फायर भी हमास के शर्तों पर हुआ है। पूरी दुनिया एक तरफ थी और हमास एक तरफ। कुछ नाम नेहाद मुस्लिम कंट्रीज से हमास को अगर सपोर्ट भी हासिल था तो वो सिर्फ इतना कि वो मीडिया में इजराइल के हमले को कंडेम कर रहे थे। वेस्ट पूरे इजराइल के साइड से इस वॉर को फंड कर रहा था। इसीलिए हमास इस पूरे डिफिकल्ट बिट्रेयल वाले सिनेरियो का पिछले 2 डिकेड से प्रिपरेशन और ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उनके लिए पिछले 75 साल से रियलिटी यही थी। तो जो लोग ये समझते हैं कि अक्टूबर 7 चंद दीवाने लोगों का प्लान था, उन्हें यह समझना चाहिए कि हमास पिछले लगभग 30 सालों से ऐसे किसी शदीद जंग की तैयारी कर रहा था जो उनके ऊपर वेस्ट, अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्ती मुसल्लत की हुई थी। हमास अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, इस अकीदे के साथ असबाब पैदा कर रहे थे और इक़दामात में लगे हुए थे। सिर्फ 40,000 की आर्मी के साथ पूरी दुनिया से लड़ करके उन्होंने
कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, यानी थोड़ी सी जमात अल्लाह की मदद से बड़ी बड़ी जमात को शिकस्त दे सकती है। कुरान के इस आयत को दोबारा जिंदा कर दिया। अगर ये सीज फायर टूट भी जाता है तो ये लोग फिर अगले 6 महीने या 1 साल या 2 साल आसानी से लड़ सकते हैं, या ये पता नहीं है कि कब तक लड़ सकते हैं, क्योंकि इस खतरनाक जेनोसाइड के बाद जिसमें लाखों बच्चे औरतें शहीद कर दिए गए हैं, उनके घर वालों के पास अब घर, कैरियर, फैमिली कुछ नहीं बचा। अब उनका बस एक ही हदफ है, एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है रिवेंज, इनकलाब, और पॉसिबली वो रेजिस्टेंस ज्वाइन करें। इसीलिए इस बात से कतई नजर के इजराइल गाजा पर, हमास पर कितना जुल्म करता है, कितनी डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाता है, हमास का हमेशा इस पूरे वार में अपर हैंड रहेगा, क्योंकि उन्हें बस सरवाइव करना है। वहीं दूसरे साइड इजरायली कैजुअलिटीज, इंजरीज बढ़ती जा रही है, और यही बढ़ती हुई कैजुअलिटीज इजराइल को सीज फायर के लिए फोर्स करता है, मजबूर करता है। Hamas is stronger. That's just a fact. Hamas is stronger even though we fought them, and that's just a fact. आप इस पूरे बैटल को कैसे देखते हैं और इस बैटल को कौन जीता, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।